हेलो दोस्तों, आप लोग क्लास 12 के पार्ट 7 के आगे पार्ट 7 में आपको बताया गया था, आवेशन बताया गया था, घर्षण द्वारा आवेशन, चालन द्वारा आवेशन, प्रेरण द्वारा आवेशन। उसमें एक छोटी सी टॉपिक है गोल्डले इलेक्ट्रोस्कोप, स्वर्ण पत्र विद्युतदर्शी। किसी किसी बुक में आपको मिलेगा, लेकिन ये जानना जरूरी है इसका उपयोग कहाँ पे होता है। तो स्वर्ण पत्र विद्युतदर्शी होता है, इसका उपयोग होता है कोई वस्तु अगर आवेशित है उसका पता लगा सकते हैं। किससे? स्वर्ण पत्र विद्युतदर्शी से। ये मार्कर है, ये आवेशित है कि नहीं। अगर इसको हम स्वर्ण पत्र विद्युतदर्शी से पता लगाएं तो हमको पता चल जाएगा कि ये आवेशित है कि नहीं, इसमें आवेश है कि नहीं। और क्या पता लगाया जा सकता है? आवेशित वस्तुओं की तुलना की जा सकती है कि यानी अगर दो वस्तु है, दोनों आवेशित है, कौन ज्यादा आवेशित है, इसको हम स्वर्ण पत्र विद्युतदर्शी से पता लगा सकते हैं। और स्वर्ण पत्र विद्युतदर्शी से आवेशित वस्तुओं की प्रकृति बता सकते हैं। प्रकृति का मतलब कि वस्तु में कैसा है, कि आकर्षण है कि प्रतिकर्षण है, उसकी प्रकृति हम बता सकते हैं किसके? स्वर्ण पत्र विद्युतदर्शी से। तो हम लोग आइए गोल्डले इलेक्ट्रोस्कोपी के बारे में हम लोग जानते हैं क्या है। स्ट्रक्चर आपके सामने है। ये कांच का एक जार है, कांच का एक जार है। कांच के जार में यहाँ ऊपर एक नोब है। क्या है? नोब। और नोब से एक क्या है? धातु का तार लगाया गया है। क्या लगाया? धातु का तार। और धातु के तार में सोने की दो पतली पतली पन्नियां लगी हैं। ये जो पतली पन्नी है ये किसकी है? सोने की पतली पन्नी है। सोने की पतली पन्नी। इसमें गड़बड़ हो गई, इसको हम बाहर लिख देते हैं। ये जो है ये क्या है? सोने की पतली पन्नी। स्वर्ण पत्र विद्युतदर्शी का स्ट्रक्चर हम आपको दिखा रहे हैं। इससे क्या क्या होता है अभी हमने आपको बताया। कांच का एक जार लेते हैं, नॉब है, यहाँ नॉब में एक धातु का तार है और इस धातु के तार में दो सोने की पतली पतली पन्नियां लगी हुई हैं। अब इससे हम कैसे पता लगाएंगे कि कोई वस्तु आवेशित है कि नहीं? सबसे पहले ये जानना हमको जरूरी है। तो हम एक काम करते हैं, इस साइड में देखते हैं कि कैसे हमको पता चलेगा कि वस्तु आवेशित है कि नहीं। ये धातु के तार को हमने लिया, ये धातु के तार को हमने लिया और इस धातु के तार में सोने की दो पन्नियां लगी हुई हैं। किसकी? सोने की दो पन्नियां लगी हुई हैं। ये हमने धातु का तार लिया, इसमें सोने की दो पन्नियां लगी हुई हैं। अब इसको कार्य करते हैं। एक हम लेके आते हैं छड़ को, उस छड़ पर एक आवेश देते हैं। वो आवेश चाहे धन आवेश हो चाहे ऋण आवेश। हम लेके आते हैं एक धन आवेश को। किसको लेके आते हैं? एक धन आवेश को। हमने धन आवेश को यहाँ लेके आया। ये आप जानते हैं एक नाभ, यानी ये धातु की जो तार है उसके नाभ, ये इस नाभ के पास में हमने लेके आया क्या? एक धनावेशित छड़। ये धनावेशित छड़ को हम नाभ के पास लेके आया। जैसे ही नाभ से इसको टच कराया तो नाभ ही से टच कराया, धातु के तार से यहां पर क्या आया? आवेश आया। जब यहां पर आवेश आया तो ये सोने की पन्नी पर क्या हो गया? चला गया। और आप लोग जानते हो फिर क्या हुआ? इसके अगले स्टेप में क्या हुआ? जैसे ये धातु के धन आवेश को नाभ के पास लेके आया, धन आवेश सोने की पतली धातु के तार से होते सोने की पतली पन्नी पर पहुंचा। जब यहां पर पहुंचा तो हुआ क्या? यहां जो नाभ है, इस नाभ पर जो सोने की पन्नी लगी हुई है, ये क्या हो जाती हैं? ये फैल जाती हैं। क्या हो जाती हैं? फैल जाती हैं, यानी एक दूसरे से क्या हो जाती हैं? दूर हो जाती हैं। यानी एक दूसरे से गुस्सा होके क्या हो जाती हैं? दूर हो जाती है। क्यों? क्योंकि इस पर क्या था? धनावेश था और धनावेश नाभ से टच होने के बाद धातु के तार से सोने की पतली पन्नी पर गया और ये दो धनावेश एक दूसरे को क्या कर दिए? प्रतिकर्षित कर दिए। तो यानी हमने स्वर्ण पत्र विद्युतदर्शी से क्या पता लगाया कि वस्तु में आवेश है कि नहीं। यानी इसका मतलब इस क्षण में
भाई हमने तो बताया कि धन आवेश लिए, लेकिन ना जब आपको कोई देगा, ऐसे छड़ दे दिया जाए, ये थोड़ी बताएगा किस पर धन आवेश, तब तो आपको पहले ही पता चल जाएगा। नहीं, आपको दिखेगा नहीं, आप छड़ या राड को लेके जाओगे, जब सोने की स्वर्ण पत्र विद्युतदर्शी है उसकी नाभि पर ये वस्तु को टच करोगे, अगर वो फैल जाती है यानी प्रतिकर्षित कर जाती है या आकर्षित हो जाती है, सिकुड़ जाती है, तो यानी इसका मतलब है कि उस पर आवेश है, ये चीज पता चलेगी। वो तो मैंने दिखाया कि राड पर धन आवेश था, इस वजह से फैल गई। ये राड पे आपको दिखेगा नहीं, हमने बता दिया कि अंदर धन आवेश था, लेकिन आपको जब चेक करना होगा कोई वस्तु, उस पर ये नहीं पता रहेगा कौन सा आवेश है, वो ये बताएगा। अगर प्रतिकर्षित करता है तो यानी धन आवेश है, अगर दो विपरीत आवेश है तो आकर्षित करेगा। तो हम इससे पता लगा सकते हैं कि वस्तु आवेशित है कि नहीं। अच्छा, एक चीज तो हो गया कि आवेशित वस्तुओं का। ठीक है, ऐसे ही अगर कोई राड या छड़ लेते उस पर माइनस चार्ज है तो माइनस बटेगा, माइनस आएगा तो भी फैल जाएगी, यानी चाहे प्लस हो चाहे माइनस, अगर सजाती है तो एक दूसरे को क्या करेंगे, दूर करेंगे। यानी ये जो राड या धातु की छड़ है ये आवेशित है, यानी इसके अंदर आवेश है। चलो आगे देखते हैं हम लोग एक स्टेप, आवेशित वस्तुओं की तुलना करते हैं। तुलना का मतलब जैसे दो वस्तु को हमने लेके आया, दोनों के नाभि से टच कराया, पहले को नाभि से टच कराया तो कितना आकर्षित हुआ, कितना फैला, दूसरे को टच कराया तो कितना फैला, कितना आकर्षित हुआ, ये हम देखेंगे। ये तो पहला स्टेप हो गया। दूसरा हम लोग इधर देखते हैं, ये इस साइड में देख लेते हैं हम लोग कि दूसरा क्या होता है। जब दूसरा हमने एक्सपेरिमेंट किया, उसमें क्या किया, हमने दो छड़ लिए। क्या लिए, दो छड़। एक छड़ हमने लिया, मान लिया हमने एक छड़ लिया R1, क्या लिया R1, और एक छड़ हमने लिया क्या R2। ये हमने दो छड़ लिए, एक R1 लिया और एक R2। इन दोनों छड़ों पर जो आवेश था वो क्या हमने बता दिया प्लस, लेकिन आपको नहीं पता रहेगा। आप छड़ लेके आओगे, जब वो दूर होगी या आकर्षित होगी तो आपको पता चलेगा। ये हमने मान लिया छड़ लिया। अब इस छड़ को R1 को हमने कहा लाया नाभि के पास। जब नाभि के पास लाया तो ये फैल गई। मान लो कि ये अपने से कितनी दूरी पर फैली, 1 सेंटीमीटर। कितना दूरी पर, 1 सेंटीमीटर। यानी R1 छड़ को जब नाभि पे टच किया तो ऐसे आवेश आया तो ये एक दूसरे से क्या हो गई, फैल गई। फिर R2 छड़ के पास हमने लेके आया तो R2 छड़ भी क्या हो गई, फैल गई। तो देखा हमने कि 1 सेंटीमीटर फैला, लेकिन R2 जो है 1.3 सेंटीमीटर क्या हो गया, फैल गया। तो आपको स्पष्ट दिख रहा होगा कि हमने दो छड़ अलग अलग लिए, दोनों छड़ को यहाँ पे स्वर्ण पत्र विद्युतदर्शी के पास में ले गए। जब नाभि पे हमने टच कराया, एक छड़ टच कराने पे 1 सेंटीमीटर और R2 छड़ को जब टच कराया तो 1.3 सेंटीमीटर, यानी ये इससे ज्यादा ये दूर हुआ। दूर होने का मतलब इस पर आवेश ज्यादा है, ये ज्यादा आवेशित है और ये कम आवेशित है। तो यानी स्वर्ण पत्र विद्युतदर्शी से हमने दो चीज पता लगाया, क्या कि कम आवेशित है कि ज्यादा, और दूसरा कि वस्तु आवेशित है कि नहीं, छड़ पे आवेश है कि नहीं, ये बताया। अब एक एक्सपेरिमेंट और हम बताएंगे आपको कि वस्तु के आवेशों की प्रकृति कैसी है, कैसे पता चलेगा कि उसमें कौन सा आवेश है, कि धन आवेश है कि ऋण आवेश। अगर प्रतिकर्षित करती है तो धन आवेश, आकर्षित करती है तो ऋण आवेश होगा। तो हम तीसरे स्टेप में देखते हैं। ये तो हमने आपको बताया कि पहला प्रोसेस है और ये हमने बता दिया कि दूसरा है। अब हम लोग यहाँ देख लेते हैं, यहां तक दिखेगा, यहां तक, हाँ यहां तक दिखेगा, हम लोग देखते हैं। ठीक है। अच्छा, तीसरे स्टेप में क्या करेंगे हम लोग, तीसरे स्टेप में लेते हैं, एक छड़ को हमने लिया, वो छड़ मान लिया हमने क्या लिया R1, और एक दूसरा छड़ हमने लिया क्या लिया R2, और एक तीसरा छड़ हमने लिया क्या वो R3, और एक चौथी छड़ हमने लिया क्या R4। ध्यान देना। अब इन छड़ों पर आवेश क्या होगा, इस पर हमने मान लिया क्या आवेश है प्लस, इस पर कौन सा आवेश है, इस पर भी क्या है प्लस। अच्छा, इस पर कौन सा आवेश है, इस पर भी प्लस है, लेकिन ये वाले छड़ पे कौन सा आवेश है, माइनस आवेश है। अच्छा, R1 R2 का तो कंडीशन यही होगा, R1 को टच किया इतना, R2 को टच किया तो इतना। R3 और R4 की बात करते हैं। मान लिया हमने ये नाव भी लिया धातु के तार को, यहाँ पे क्या हुआ, सोने की पतली पन्नियां हैं, सोने की पतली पन्नी है। ठीक है।
अब सोने की पतली पन्नी पे हमने R3 को लाके टच किया। किसको टच किया भाई? R3 रॉड को हमने जब टच किया, R3 रॉड पे कौन सा आवेश है भाई? धनावेश है। ठीक है, धनावेश है तो ये धातु के तार से होते हुए कहां पे चली आएगी? ये चली आएगी आपके यहाँ प्लेट पर। जब सोने की पतली पन्नी पर, जब सोने की पतली पन्नी पर आएगी तो ये क्या हो जाएगा? ये भाई एक दूसरे से क्या हो जाएंगे? दूर हो जाएंगे। ठीक है। अच्छा, अगर हम अब लेके आए R4 को, कहां पे? इसको हटा के हमने क्या लाया? R4 को टच कराया। जब R4 रॉड को लाया तो R4 पर कौन सा आवेश है? R4 पर माइनस आवेश है, यानी ऋण आवेश है। तो ये माइनस आवेश इसको कैंसिल कर देगा, कुछ आवेश को कैंसिल कर देगा। जब इसको कैंसिल किया तो इस पर पहले से चार्ज कौन सा था? प्लस। जब R4 को लाया तो ये माइनस इसको कैंसिल कर दिया। कैंसिल किए कि नहीं? कुछ कैंसिल किया होगा या पूरा भी कर सकता है। कुछ कैंसिल किया तो इसमें कौन सा है? आकर्षण। तो ये सोने की जो पन्नी थी, जब माइनस वाले R4 को लाया तो सोने की पन्नी एक बार सिकुड़ गई। क्या हो गई? सिकुड़ गई, यानी आकर्षित हो गई। क्यों? क्योंकि यहाँ पे धन आवेश था, ऋण आवेश आया। ऐसा भी हो सकता है आकर्षित हुई दूर भी जा सकती है, मान लिया कि R3 पर 4 आवेश है। कितना है? 4 कूलम का आवेश है, और इस पर कितना कूलम का है? 10 कूलम का। तो 4 धन आवेश को 4 ऋण आवेश क्या कर दिया? खात्मा कर दिया। कितना बचा? अभी 6 आवेश बचे। 6 आवेश कौन से बचे? ऋण। जब 4 मान लेते हैं ये 4 धन आवेश थे, ये चारों को क्या कर दिए? ये ऋण खात्मा कर दिया। तो धन आवेश और ऋण आवेश 4 को क्या कर दिया? ऋण आवेश, धन आवेश को उदासीन कर दिया, हटा दिया। तो फिर किस पर क्या फैल जाएगा? पूरा ऋण आवेश फैल जाएगा। कितना? 6 कूलम अधिक फैल जाएगा, क्योंकि 4 तो ऋण हो गए, 6 बचेगा, 6 कूलम फैल जाएगा। तो ये सोने की पतली पन्नी फिर क्या हो जाएगी? फैल जाएगी। यानी इसका मतलब क्या है कि विपरीत आवेश आया तो आकर्षित भी हो सकती है और फैल भी सकती है, और अधिक भी फैल सकती है। तो यानी इससे प्रकृत पता चलता है कि अगर ये एक दूसरे से क्या हो रहे हैं? दूर जा रहे हैं। क्या हो रहे हैं? दूर जा रहे हैं। तो यानी इसमें कौन सा आवेश है? सजातीय आवेश है। कैसा आवेश है? सजातीय। लेकिन अगर ये सोने की पतली पन्नी सिकुड़ जा रही है तो यानी कौन सा आवेश है? विजातीय आवेश। यानी ये राड हमने जब लाया इस पर नाभि पर, तो हमको पता चला कि इसमें कौन सा आवेश है? विजातीय आवेश। ये बात आपको समझ में आई होगी। इस पर ज्यादा फोकस नहीं करने का, ज्यादा आपको ध्यान देना है बस केवल इतना कि हम वस्तु आवेशित है कि नहीं, इसको पता लगा लेंगे। दूसरा ये पता लगा लेंगे कि कौन सी वस्तु ज्यादा आवेशित है। तीसरा ये कि आकर्षण या प्रतिकर्षण यानी सजातीय आवेश है कि विजातीय। अगर सजातीय है तो धक्का मारेंगे, विजातीय है तो खींचेंगे। मान लो R4 रॉड पर कौन सा आवेश था? ऋण आवेश। ये धन कुछ था, धन को कैंसिल किया, तो जब धन और ऋण थे तो एक बार सिकुड़ा, फिर जब धन खत्म हो गया, उदासीन हो गया, तो ऋण क्या किया? सजातीय होने की वजह से प्रतिकर्षित होकर दूर चला गया। तो हम लोग यहाँ पे देखें, ये था स्वर्णपत्र विद्युत दर्शी। स्वर्णपत्र विद्युत दर्शी का क्या है? उपयोग है। तो आप लोग ये R3 और R4 का एक्सपेरिमेंट समझे होंगे। तो आप लोग क्या करेंगे? इसको केवल बस आपको समझना था, ये बहुत जरूरी नहीं है। आपके किसी बुक में दिया भी रहता है, नहीं भी दिया रहता है। आप लोग लिखना चाहो तो लिख सकते हो, स्वर्णपत्र विद्युत दर्शी का उपयोग। यहाँ पे हम आपको उपयोग बता देते हैं। आप लोग स्वर्णपत्र विद्युत दर्शी में ये चित्र बना लेंगे, और उसमें उपयोग में 2-3 पॉइंट है। क्या? वही जो अभी हमने बताया। क्या है कि आवेशित वस्तु का पता लगाना। क्या लिखेंगे? आवेशित वस्तु का पता लगाना। आवेशित वस्तु का पता लगाना। आवेशित वस्तुओं की तुलना। दूसरा हम क्या बोलेंगे? आवेशित वस्तुओं की तुलना करना। आवेशित वस्तुओं की तुलना। तुलना का मतलब कि कौन सी वस्तु ज्यादा आवेशित है, कौन सी कम। तीसरा हम लोग क्या लिखेंगे? तीसरा हम लोग लिखेंगे आवेशित वस्तुओं की प्रकृति बताएंगे। क्या बताएंगे? आवेशित वस्तुओं की प्रकृति। आवेशित वस्तुओं की प्रकृति। अच्छा, ध्यान रहे एक चीज, आप लोग जैसे R1 रॉड को जब यहाँ पे टच करवाओगे
तो इसमें आवेश हो गए फैलेगी, फिर इसको जमीन से टच कराओगे, जमीन में ऋण आवेश आके इसको क्या कर देगा, ये उदासीन कर देगा, ये फ्री हो जाएगा चार्ज, तब दूसरे रॉड को लाके करेंगे। ऐसा नहीं कार्बन को करके फिर R2 भी यही टच कर देंगे, नहीं, पहले इसको खाली भी तो करेंगे भाई, इसमें जो आवेश है खाली होगा, यानी ये पूरा उदासीन हो जाएगा, खाली हो जाएगा, तब R2 को लाके एक्सपेरिमेंट करेंगे। ऐसा ये नहीं कि R1 भी नाभि पे टच किए तुरंत R2 भी, नहीं, उसको जमीन पे ले जाके टच कर दो, वो सब चार्ज क्या हो जाएगा, उदासीन हो जाएगा, न्यूट्रलाइज हो जाएगा, तब आप दूसरे रॉड को टच करेंगे। ठीक है, क्योंकि खाली भी तो करना है भाई, अगर खाली नहीं करोगे तो कैसे काम होगा, तो आप लोग नोट कर सकते हो। आज आपको और बताएंगे हम प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज आवेश, ये आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ये वीडियो बैकअप करके आप नोट कर सकते हो। इतना कोई अगर कहे सौरपत्र विद्युतदर्शी का उपयोग क्या होता है तो आप बता सकते हो, कोई वस्तु आवेशित है कि नहीं उसके बारे में हम जान सकते हैं। दूसरा ये जान सकते हैं कि आवेशित वस्तुओं की तुलना, यानी कितना कौन ज्यादा आवेश है, किस पर कौन सा कम आवेश है। तीसरा क्या, आवेशित वस्तुओं की प्रकृति आप बता सकते हो कि वो सजातीय आवेश है कि विजातीय आवेश। हाँ, बात कर रहे थे प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज, आवेश के गुण में जैसे हमने 4-5 पॉइंट आपको पहले बताए हैं, उस बार हमने हेडिंग डाल के नहीं बताया था, लेकिन आप लोग को बताया गया। जैसे वस्तु धनावेश प्रतिकर्षण होता है सजातीय आवेशों में, विजातीय में क्या होता है, आकर्षण होता है, ऐसा हमने बताया था। और आपको क्या बताया गया था, जैसे प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज में आपको मात्रक बताए गए थे, और आपको बताए गए थे कुछ आवेश के बारे में कि हाँ ये कैसा बिहेव करता है, धन आवेश क्या होता है, ऋण आवेश क्या होता है, तो वो सब कई पॉइंट बताए गए थे। कुछ पॉइंट आपके छूटे थे, उसको हम आवेश के गुण हेडिंग बना के आपको डाल देते हैं। फिर इसके बाद कूलॉम के नियम आपको बताते हैं। आप लोग वीडियो को देखिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए अपने साथ के बच्चों के साथ, और कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कैसा लगा। और आप ये जरूर जितना शेयर करेंगे, जितना चैनल सब्सक्राइब होगा, उतना ज्यादा हम लोग का मनोबल बढ़ेगा, और आप लोग को वीडियो हम लोग क्या करेंगे, बनाते रहेंगे। आप लोग शेयर नहीं करते हो और कमेंट सेक्शन में बताते भी नहीं हो कि कैसा लग रहा है आपको वीडियो। और लाइक करें वीडियो को, कमेंट सेक्शन में बताएं, जो क्वेश्चंस आपके प्रॉब्लम है उसको कमेंट सेक्शन में आप लिखें। और वीडियो जितना आप शेयर करेंगे उतना आपके लिए भी फायदेमंद रहेगा और हमारे लिए भी फायदेमंद रहेगा। आपसे तो कोई चार्ज लिया जा नहीं रहा है, गुण दक्षिणा में तो इतना कर ही सकते हो। आवेश के गुण, प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज, प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज के बारे में हम बात करते हैं। प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज यानी आवेश के गुण, प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज आवेश के गुण। आवेश के गुण में हम बात करते हैं, पहला गुण क्या है, अगर कोई वस्तु कोई आवेश है, वो कैसा है, स्थिर है यानी रुका हुआ है, तो वह अपने चारों तरफ क्या उत्पन्न करेगा, क्या नहीं उत्पन्न करेगा, ये हम बात करते हैं। और क्या उसकी घटनाएं होंगी, क्या इवेंट्स होंगे, वो हम लोग देखेंगे। जब कोई आवेश रुका रहता है, क्यू रेस्ट, क्यू यानी आवेश कैसा है भाई, रेस्ट पे है। रेस्ट का मतलब ये रुका हुआ है, यानी इसकी वेलोसिटी क्या है, इसकी वेलोसिटी क्या है, 0 है। जब कभी आवेश क्या होता है, रुका रहता है, तो वहां पे क्या होता है, वहां पे होता है कि आवेश अगर रुका है, जैसे ये चार्ज है, ये स्थिर है, कहीं जा नहीं रहा है, तो अपने चारों तरफ क्या उत्पन्न करेगा, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा। क्या उत्पन्न करेगा, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा, परंतु चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न नहीं करेगा। क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र तभी उत्पन्न करेगा जब चुंबक क्या होगा, जब आवेश क्या होगा, मूव करेगा। ये आप करंट या मैग्नेट जब पढ़ाया जाएगा तो आपको पता चलेगा। तो अगर कभी क्वेश्चन आए, ये क्वेश्चन अक्सर एक ऑब्जेक्टिव टाइप में आपको पूछते हैं कि जब कोई आवेश यानी चार्ज रेस्ट में हो, रुका हुआ हो, यानी उसकी वेलोसिटी क्या हो, 0, वेग 0 है, यानी रुका है, तो उस समय क्या होता है, उस समय ये होता है कि E डज नॉट इक्वल टू 0। E डज नॉट इक्वल टू 0 का मतलब यानी विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, 0 का मतलब नहीं उत्पन्न करता। अगर E बराबर 0 लिख दे यानी विद्युत क्षेत्र उत्पन्न ही नहीं होता है, नहीं, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, लेकिन क्या नहीं उत्पन्न करता है, B बराबर 0, यानी B क्या है, चुंबकीय क्षेत्र। अच्छा क्यों, क्योंकि I बराबर क्या होता है, 0। अच्छा I 0 का मतलब क्या है, क्योंकि आगे चल के आप फार्मूला पढ़ोगे या आप पढ़े होगे, या बराबर क्या होता है, IBL sin थीटा। अगर धारा है तो चुंबकीय क्षेत्र है, ऐसा इक्वेशन आप आगे चल के पढ़ोगे मैग्नेट में। तो यानी अगर Q रुका है
क्यू रुका है तो धारा नहीं बहेगी, आवेश चलेगा नहीं तो धारा नहीं बहेगी, धारा नहीं बहेगा तो चुंबकीय क्षेत्र भी नहीं उत्पन्न होगा। तो यानी अगर क्यू रुका है तो केवल क्या उत्पन्न होगा, वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा, चुंबकीय क्षेत्र भी नहीं उत्पन्न होगा। और एक चीज, नो रेडिएटेड एनर्जी, यानी कोई ऊर्जा का उत्सर्जन भी नहीं करेगा, नो रेडिएशन एनर्जी, नो रेडिएशन एनर्जी, यानी कोई, मान लो ये आवेश है, ये क्या है, रुका है, तो ये अपने चारों तरफ केवल क्या उत्पन्न करेगा, वैद्युत क्षेत्र। क्या उत्पन्न करेगा, वैद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र नहीं उत्पन्न करेगा और कोई ऊर्जा का उत्सर्जन भी नहीं करेगा। कब, जब कोई आवेशित कण रुका होगा। तो आप लोग लिख लोगे, मैं बोल रहा हूं, स्थिर आवेशित कण, क्या लिखोगे, स्थिर आवेशित कण, स्थिर आवेशित कण अपने चारों तरफ स्थिर आवेशित कण अपने चारों तरफ वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, अपने चारों तरफ वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। स्थिर आवेशित कण अपने चारों तरफ वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, परंतु चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न नहीं करता है, परंतु चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न नहीं करता है। और ऊर्जा का उत्सर्जन भी नहीं करता है, और ऊर्जा का उत्सर्जन भी नहीं करता है। बात समझ में आया होगा? तो आप लोग नोट कर लेंगे, यानी अगर क्यू रेस्ट पे है तो आपको क्या उत्पन्न होगा, केवल वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र, और ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं करेगा। आप लोग नोट कर लीजिए। दूसरा पॉइंट क्या होता है, अगर क्यू मूव कर रहा हो, यानी आवेश जो है वो नियत वेग से गति कर रहा हो, तो आपको वैद्युत क्षेत्र भी उत्पन्न करेगा और चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करेगा, लेकिन ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं करेगा। तो आप लोग नोट कर लिए होंगे। दूसरे पॉइंट पे हम लोग क्या देखें कि अगर क्यू यानी आवेश क्या हो, कांस्टेंट वेलोसिटी, नियत वेग, कांस्टेंट वेलोसिटी यानी नियत वेग से गति कर रही हो, उस समय क्या होगा, उस समय वैद्युत क्षेत्र भी उत्पन्न होगा। क्या उत्पन्न होगा, वैद्युत क्षेत्र भी उत्पन्न होगा और चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न होगा, लेकिन फिर क्या नहीं उत्पन्न होगा, क्या नहीं आएगा, नो रेडिएशन एनर्जी, यानी ऊर्जा नहीं उत्सर्जित होगी। तो आप लोग ध्यान से बात को समझेंगे। क्या, अगर क्यू नियत वेग से गति कर रहा है तो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, लेकिन ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं होगा। आप लोग लिखेंगे कैसे कि यदि आवेशित कण नियत वेग से गति कर रहा हो, नियत वेग से गति कर रहा हो तो यदि आवेशित, ऐसा लिख लेंगे, फिर यहाँ पे आएंगे, यानी कण के बाद फिर ऐसा नियत वेग से गति कर रहा हो तो अपने चारों तरफ वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है और चुंबकीय क्षेत्र, वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है, परंतु ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं करता है। नोट कर लेंगे आप लोग। ये दूसरा क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। तीसरे पॉइंट पे हम लोग क्या बात करेंगे, यदि आवेशित कण त्वरित गति मतलब उसमें तेजी या त्वरण उत्पन्न हो जाए तो वहां पे क्या क्या होगा। अगर आप लोग नोट कर लिए होंगे, यहाँ पे लिखेंगे हम लोग त्वरित गति से, कैसा, एक्सेलरेटेड, यदि क्यू त्वरित गति से, कैसे भाई,
अगर वस्तु त्वरित गति से चल रहा है तो वहां पे क्या हो जाएगा, वहां पे वैद्युत क्षेत्र भी उत्पन्न होगा, चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न होगा, और क्या आएगा, रेडिएटेड एनर्जी यानी ऊर्जा का उत्सर्जन भी करेगा। ध्यान रहे तीन चीज, यहाँ तीनों पॉइंट में कंफ्यूजन एक चीज है कि पहले में अगर क्यू रेस्ट है ऊर्जा नहीं होगी, क्यू मूव कर रहा है वो भी नियत वेग से तो ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं होगा, लेकिन चुंबकीय क्षेत्र वैद्युत क्षेत्र होगा। और पहले में केवल वैद्युत क्षेत्र। तीसरे में क्या रहा है कि अगर त्वरित गति है, त्वरित गति से आवेश चल रहा है तो ऊर्जा का उत्सर्जन भी होगा, वैद्युत क्षेत्र भी उत्पन्न होगा और चुंबकीय क्षेत्र भी। तो तीसरे पॉइंट में आप लिखेंगे क्या, प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज का तीसरा पॉइंट, यदि आवेशित कण आप लोग लिखे, मैं बोल रहा हूं, यदि आवेशित कण त्वरित गति कर रहा हो, क्या गति कर रहा, त्वरित गति कर रहा हो, तो अपने चारों तरफ, यदि आवेशित कण त्वरित गति कर रहा हो तो अपने चारों तरफ वैद्युत क्षेत्र के साथ साथ चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करता है और ऊर्जा का उत्सर्जन भी करता है। यदि आवेशित कण त्वरित गति से गति कर रहा है तो अपने चारों तरफ वैद्युत क्षेत्र के साथ साथ चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करेगा और ऊर्जा का उत्सर्जन भी करता है। इतनी बात आप लोग लिखिए। आप देखते हैं आवेश कौन सी राशि है। भाई स्टार्टिंग में आप देखे होंगे आवेश को व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, 4 कूलम 8 कूलम। ऐसा नहीं करता कि 4 कूलम पूरब की ओर 4 कूलम ऊपर की ओर, ऐसा होता है नहीं। तो यानी जब किसी वस्तु या कण में केवल परिमाण हो, दिशा की जरूरत ना हो, तो कैसी राशि होती है, अदिश राशि। 11th में आप लोग पढ़े होंगे। तो आप लोग लिखेंगे क्या, आवेश एक, अच्छा ये सदिश के योग के नियम का पालन भी नहीं करता। आवेश एक कैसी राशि होती है, आवेश एक अदिश राशि होती है। आवेश एक कैसी राशि होती है, अदिश राशि होती है। अर्थात आवेश को व्यक्त करने के लिए क्या होता है वो भी लिख देते हैं। अर्थात आवेश को व्यक्त करने के लिए, आवेश को व्यक्त करने के लिए, आवेश को व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ, व्यक्त करने के लिए परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं, परिमाण की आवश्यकता होती है। आवेश को व्यक्त करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की आवश्यकता नहीं, दिशा की आवश्यकता नहीं। इस वजह से ये कौन सी राशि होती है, अदिश राशि, दिशा की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है भाई। अच्छा अब यहाँ पे ध्यान देना है कि आवेश किस पर निर्भर करता है, आवेश किस पर निर्भर करता है, द्रव्यमान पर निर्भर करता है कि वेग पर। जो आवेश होता है वो वेग पर निर्भर नहीं करता है, जबकि द्रव्यमान क्या होता है, वेग पर निर्भर करता है। यानी आवेश पर वेग हो या ना हो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, यानी आवेश वेग पर निर्भर नहीं करता। ये पॉइंट भी लिखेंगे, क्या लिखेंगे, लेकिन द्रव्यमान को अगर वेग नहीं मिलेगा तो उसका कोई मतलब नहीं होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे आवेश वेग पर निर्भर नहीं करता है, क्या लिखेंगे, आवेश, ये बातें ध्यान रहे छोटी छोटी, आवेश वेग पर, आवेश वेग पर निर्भर नहीं करता है, नहीं करता है, जबकि द्रव्यमान, जबकि द्रव्यमान वेग पर निर्भर करता है, वेग पर निर्भर करता है। ध्यान रहे इस बात को। जैसे आप 50 किलो के हो तो आपका वेग क्या है, 5 मीटर पर सेकंड। कितना है, 5 मीटर पर सेकंड। अगर आपका वेट क्या हो जाए, 80 किलो हो जाए, तो क्या आपकी स्पीड 5 मीटर पर सेकंड रहेगी, आपकी स्पीड कम हो जाएगी। तो यानी द्रव्यमान किस पर निर्भर करता है, वेग पर। अगर वेग कैसा है, अधिक है तो इसका द्रव्यमान कम होगा, वेग कम है तो इसका द्रव्यमान क्या होगा, अधिक है। 5 किलो लेके आपको दौड़ने का बहुत तेज दौड़ोगे, 50 किलो दे दे तो आपकी स्पीड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। चलो एक पॉइंट और देख लेते हैं, फिर हम लोग बात करेंगे कूलाम के नियम का।
यहाँ पे क्या है, बिना द्रव्यमान के आवेशित कण का कोई अस्तित्व नहीं होता है, जबकि बिना आवेश के द्रव्यमान का अस्तित्व है। ध्यान से बात को समझना। ये मास, मान लो कोई वस्तु है, इसमें क्या है, द्रव्यमान है। क्या है, द्रव्यमान। इस पर कोई आवेश हो या ना हो, इसके सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन अगर कहीं पे आवेश है, क्या है, कहीं पर आवेश है, कोई वस्तु या कोई आवेशित कण है, तो अगर उस आवेशित कण में कोई द्रव्यमान नहीं है तो यानी उसका कोई अस्तित्व नहीं है। मान लो ये 4 इलेक्ट्रॉन है और ये 6 इलेक्ट्रॉन के आवेश है। 4 इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है, तभी इस 4 इलेक्ट्रॉन का अस्तित्व है, नहीं तो नहीं। लेकिन द्रव्यमान का ऐसा है कि आवेश रहेगा तो इसको जानेंगे नहीं, नहीं, द्रव्यमान पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो यानी हम कह सकते हैं कि आवेशित कण पर किसका, द्रव्यमान का कोई अस्तित्व नहीं होता है। यानी ये वस्तु आवेशित है, इस पर द्रव्यमान हो या ना हो, इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। लेकिन जो आप बिना आवेश, ये अगर मार्कर है, इसका जो द्रव्यमान है, इस पर बिना आवेश का अस्तित्व होता है। तो हम लोग लिखेंगे क्या, बिना द्रव्यमान के, फिर से बात को समझाते हैं, लिख लेते पहले। बिना द्रव्यमान के आवेशित कण का, बिना द्रव्यमान के आवेशित कण का कोई अस्तित्व, बिना द्रव्यमान के आवेशित कण का कोई अस्तित्व नहीं होता है, कोई अस्तित्व नहीं होता है। ध्यान से समझना, बिना द्रव्यमान के आवेशित कण का कोई अस्तित्व नहीं होता है। मान लो ये वस्तु है, अगर ये आवेशित है तो श्योर है कि इस पर क्या है, द्रव्यमान होगा। यानी अगर कोई वस्तु आवेशित होती है तो उस पर द्रव्यमान रहेगा, अगर द्रव्यमान नहीं है तो इसका कोई अस्तित्व नहीं है। जैसे 4 इलेक्ट्रॉन है, क्या है, 4 इलेक्ट्रॉन, इसको कहीं से 1 इलेक्ट्रॉन मिल गया तो ये क्या हो गया, 5 इलेक्ट्रॉन, यानी ये आवेशित हो गया। लेकिन आप देखिए कि 5 इलेक्ट्रॉन है, आवेशित हो गया, लेकिन इसके पास क्या है, द्रव्यमान है। अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन हट जाए, इलेक्ट्रॉन हट गए तो द्रव्यमान हट गया, तो इस 5 का कोई अस्तित्व है, नहीं है। तो यानी बिना द्रव्यमान के आवेशित कण का कोई अस्तित्व नहीं होता है। जबकि इसका उल्टा है, जबकि उल्टा इसका क्या है, जबकि बिना आवेश के, जबकि बिना आवेश के किसका अस्तित्व है, द्रव्यमान का। ये भी बात को समझाते हैं, द्रव्यमान का, बिना आवेश के द्रव्यमान का अस्तित्व, द्रव्यमान का अस्तित्व होता है। ध्यान से बात को समझना। जैसे ये मार्कर 100 ग्राम का है, कितने ग्राम का है, 100 ग्राम का, इस पर आवेश हो या ना हो, इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तब्बर भी 100 ग्राम है और 100 ग्राम पहले भी था। लेकिन अगर यही वस्तु आवेशित हो, यही वस्तु आवेशित हो तो श्योर है कि इसमें द्रव्यमान होगा। अगर द्रव्यमान नहीं है तो इस आवेशित होने के इसका कोई अस्तित्व नहीं है, कहीं पे काम नहीं होगा। जैसे हमने बताया कि 10 इलेक्ट्रॉन हो, अगर 10 इलेक्ट्रॉन इसमें आवेश है, ये आवेशित है, तो इसमें द्रव्यमान श्योर है। अगर द्रव्यमान नहीं है, ये इलेक्ट्रॉन हट गया, द्रव्यमान हट गया, तो इस 10 का कोई मतलब नहीं है। अब तो बात समझ में आ गई होगी। यानी द्रव्यमान है तो इस पर आवेश की कोई जरूरत नहीं, लेकिन अगर ये आवेशित है, आवेश है, तो श्योर है कि इसमें द्रव्यमान जरूर होना चाहिए। एग्जाम्पल में आपको जैसे बता दूं मैं, जैसे फोटॉन का विराम द्रव्यमान, फोटॉन का विराम द्रव्यमान, विराम मतलब रुका हुआ, फोटॉन का विराम द्रव्यमान 0 होता है। जैसे फोटॉन का विराम द्रव्यमान 0 होता है, इसलिए इसे आवेशित नहीं किया जा सकता, इसलिए इसे आवेशित नहीं किया जा सकता है, इसलिए आवेशित नहीं किया जा सकता है। ध्यान से बात को समझना। फोटॉन का विराम द्रव्यमान 0 है। मान लो फोटॉन कोई वस्तु या कण है, ठीक है, उसका विराम द्रव्यमान यानी इस पर मॉस क्या है,
जीरो है, तो कह रहे कि ये इसको आवेशित करिए, 10 इलेक्ट्रॉन दे दो, 5 इलेक्ट्रॉन कुछ भी दे दो, इसके पास द्रव्यमान नहीं है, तो यानी इसका कोई अस्तित्व नहीं है, वही बात हुआ। लेकिन अगर कोई द्रव्यमान है, इस पर कोई जरूरी नहीं है कि आवेश आए कि ना आए, तब पर भी ये इसका अस्तित्व होगा, और ना आए तो भी, आए तो भी। जैसे आप 50 किलोग्राम के हो, आप पे आवेश आए या ना आए, फिर भी आपके द्रव्यमान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आप आवेशित हो तो आपके पास द्रव्यमान होना जरूरी है, अगर द्रव्यमान नहीं होता तो आपके आवेशित होने का कोई अस्तित्व नहीं है। कितना भी गुस्सा कर लो, लेकिन आपके पास दम नहीं है, बल नहीं है, तो आपका कोई मतलब नहीं है। तो हम लोग बात कर लिए, आप बात करेंगे कूलाम के नियम का। किसकी बात करेंगे? कूलाम के नियम का। अगले वीडियो में आपको कूलाम का नियम हम लेके आएंगे। हेडिंग आप लोग बना लेंगे क्या? कूलाम का नियम। कूलाम ने किसके संदर्भ में नियम दिया था? वैद्युत बल के संदर्भ में। आप इसको ऐसा बोल सकते हो, वैद्युत बल अथवा कूलाम का नियम। इसके बारे में आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। इतने बातें समझने, जो बच्चे नए हैं वो पीछे के वीडियो प्लेलिस्ट से जाके एक तरफ से देख लेंगे, उसको प्रॉपर बात समझ में आएगी। जो नहीं समझ में आता कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर ज्यादा आपको दिक्कत होती है तो ये व्हाट्सएप नंबर है, इस व्हाट्सएप नंबर पे आप क्वेश्चन को क्या कर सकते हो, भेज के आप उसका सोल्यूशन ले सकते हो। 7084881380 ये व्हाट्सएप नंबर है, आप इस पर भी क्वेश्चन पूछ सकते हो। लेकिन कमेंट सेक्शन में आप अगर बोलते हो तो हम जरूर उसका आंसर देंगे, या जो नहीं समझ में आया टॉपिक उसको हम फिर से एक्सप्लेन कर देंगे। ठीक है, कूलाम का नियम पढ़ते हैं, फिर इसके बाद हम उस पर कुछ क्वेश्चन करते हैं, सदिश का, कूलाम का सदिश निरूपण पढ़ते हैं, फिर आते हैं वैद्युत द्विध्रुव, वैद्युत क्षेत्र। फिर 3-4 लेक्चर में आपका ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। फिर विभव पढ़ेंगे, या एनसीईआरटी या मित्तल की जो कहेंगे आप बुक सॉल्व करा दिया जाएगा। वीडियो को आप लाइक करिए और कमेंट सेक्शन में बताइए, और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। जितना चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, जितना शेयर करेंगे, उतना ज्यादा वीडियो आपको लगातार मिलेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।